नमस्कार, इंडिया वॉइस के खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पतंजलि योग विश्वविद्यालय पहुंचकर विशेष विश्वविद्यालय के सभागार में चल रहे 62वें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने देश और विदेश से आए संस्कृति के विद्वान और विदुषियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने सम्मान करने के बाद विद्वानों से क्या कुछ बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। आदि जो हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन वेदों और उपनिषदों के विषय में बहुत कम जानते हैं। मैं आज स्वामी जी के माध्यम से आप सभी विद्वज्जनों से ये आह्वान करना चाहूंगा कि आप सभी इस पर विचार करें कि कैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को सरल और व्यवहारिक रूप से वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दे सकते हैं। कैसे इसको हम और सरल बनाएं कि उनका भी इसकी ओर थोड़ा एक रुचि सी बढ़े, उनके मन में एक भावना जागृत हो कि नहीं, हमको वेद पढ़ने चाहिए, उपनिषद पढ़ने चाहिए। ये कितने महान ग्रंथ हैं, इनके अंदर कितनी विशेषताएं हैं, कितनी विशिष्टताएं हैं, किस प्रकार का ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है, किस प्रकार तत्व छुपे हुए हैं, किस प्रकार धर्म की व्याख्या की गई है, किस मार्ग पर उनको चलना है। मुझे पूरा विश्वास है अवश्य विचार करेंगे। ये कोई मेरा प्रश्न नहीं है, केवल मेरे मन में ऐसा विषय आया। मैं बहुत बार सोचता हूं कि स्वामी जी मेरे बालक को, मैं कहूँ बालक को, कई बार कहते हैं कि इसको मुझे यहाँ भेज दो। अच्छा, मैं उसको बहुत बार कहता भी हूँ। वो कई प्रकार की जो प्रतिभाएं हैं, वो कुछ प्रतिभाएं मुझे उसके अंदर दिखती हैं, लेकिन मैं उसको कहता हूँ कि वेद भी पढ़ो, उपनिषद भी पढ़ो। तो मेरे मन में लगा कि व्यवहारिक रूप से मुझे इससे अच्छा और कौन सा मंच मिल सकता है जो व्यवहारिक रूप से मैं देख रहा हूं, तो वो व्यवहारिक रूप से लोगों के बीच में भी जाए। तो इसलिए मैंने ये विचार आप सबके बीच में यहां रखे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इस पर अवश्य विचार करेंगे और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करेंगे जिसके द्वारा हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे नौनिहाल, हमारे नवोदित छात्र छात्राएं भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख स्तंभों अर्थात वेदों और उपनिषदों को समझने में सक्षम हो सकेंगे, उस ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। इसी विश्वास के साथ इस सफल आयोजन के लिए मैं पुनः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एवं पतंजलि विश्वविद्यालय का अभिनंदन करते हुए और आए हुए सभी देश भर से पधारे, दुनिया भर से पधारे सभी विद्वज्जनों का, हमारे अनुसंधानकर्ताओं का, संस्कृत के ज्ञानियों का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत तो वहीं पुष्कर सिंह धामी सरकार के कार्यकाल का 3 साल पूरा होने पर बाबा रामदेव ने उनकी सराहना की और कहा, उत्तराखंड के जन्म से लेकर राजनीतिक और उत्तराखंड के जन्म से लेकर आज तक हमने ये देखा है कि इस प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में जो विकास हुए हैं वो काफी प्रतिमान रच रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने धामी सरकार के बारे में और क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज यहाँ पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वारा 1000 से भी ज्यादा पूरे देश के और विदेश के भी, यानी कहूँगा कि नेपाल से भी आए हुए हमारे संस्कृत के विद्वानों का यहाँ पर बहुत शानदार शास्त्रोत्सव का ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। ये निश्चित रूप से जो हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन परंपरा है, जो पहले भी थी है और हमेशा रहने वाली है, उस परंपरा के ध्वजवाहक हैं सब आने वाले। और देवभूमि उत्तराखंड में 2 दिनों तक इन्होंने अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं में यहाँ पर हिस्सा लिया है।
और निश्चित रूप से ये हमारी जो महान संस्कृति है, महान विरासत है, उस विरासत को ये नवोदित हमारे उदयमान हमारे छात्र छात्राएं आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पूरे विश्व को हमारी जो परंपरा है, उस गौरवशाली परंपरा, उस परंपरा से परिचित करवाने का काम करेंगे। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को और पतंजलि विश्वविद्यालय को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड देश की आध्यात्मिक राजधानी है और यहाँ की प्रथम राजभाषा संस्कृत है। पूरे देश का पहला प्रांत है और सांस्कृतिक विरासत को लेकर के विकास के प्रतिमान यहाँ पर नुत नए घड़ रहे हैं हमारे धामी जी। और देश के प्रधानमंत्री का भी यही सपना है कि हम संस्कृति मूलक समृद्धि और विरासत मूलक विकास को विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ संकल्प से सिद्धि की यात्रा पूरी करें। उसके जीवंत प्रतिमान हमारे धामी जी हैं। आज सहस्राधिक जो पूरे देश के और नेपाल देश के भी संस्कृत के विद्वान विदुषी आए, उनको आपने आकर के सम्मानित किया, जिन्होंने वेद दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत भगवत गीता और पाणिनि अष्टाध्यायी जैसे शास्त्रों को स्मरण करके 3 से लेकर के 30 शास्त्र का स्मरण किए हैं। उन विद्वान और विदुषियों का आकर के आपने सम्मान किया, उनको गौरव प्रदान किया। ये सनातन का गौरव काल है और उस सनातन को आधुनिक ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता उत्तराखंड प्रांत की है। पतंजलि विश्वविद्यालय और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में आकर के आपने सभी विद्वानों को, संस्कृत को और संस्कृति को, सनातन को गौरव प्रदान किया है। श्री धामी जी। तो स्वामी रामदेव को सुना आपने, जिन्होंने धामी सरकार के कार्यकाल 3 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई दी और उनकी सराहना भी की। अब उत्तराखंड की आगे की खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली को लेकर जनता का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आ रहा है। रामनगर के सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की जो मांग है वो अब जोर पकड़ रही है और इसी मुद्दे को लेकर आज लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला भी फूंका। रामनगर में स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में देने का सरकार का ये फैसला जनता के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। वहीं स्थानीय लोग लगातार इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए रामनगर का जो सरकारी अस्पताल था उसे आज से 5 वर्ष पूर्व पीपीपी मोड पर सरकार ने दे दिया गया था और जिसको लेकर लगातार हम यहाँ पर जो यहाँ की लचर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। हमने सरकार से मांग की कि इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाया जाए, लेकिन सरकार के कानून में जू नहीं रहेंगी और लगातार इसे हर बार ये कह दिया जाता है कि मार्च में खत्म हो जाएगा पीपीपी मोड, अगस्त में खत्म हो जाएगा, दिसंबर में खत्म हो जाएगा, लेकिन बार बार 3-3 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया जाता है। इस बार जब कूपी बस हादसा हुआ था तो उस दिन भी सरकार के मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी ने ये कहा था कि रामनगर का जो अस्पताल पीपीपी मोड पर चल रहा है उसे अतिशीघ्र हटा दिया जाएगा, मार्च में हटा दिया जाएगा। लेकिन दोबारा से एक सुगबुगाहट यहाँ पे है कि इस जो सरकारी अस्पताल है इसको पीपीपी मोड से में 3 माह के लिए फिर बढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर हमने यहाँ पर 24 घंटे का अन्न और जो है हमने जल त्याग दिया था और 24 घंटे के बाद आज हमारा अनशन हमारे चेयरमैन साहब रामनगर के हाजी मोहम्मद अकरम साहब ने यहाँ पर तोड़वाया है। इन्होंने निवेदन किया कि अपने जान से बढ़कर कुछ नहीं है, आप अभी इस अनशन को तोड़ो और आगे जनता के साथ मिलकर इस लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे। और हमने आगे भी मन बना रखा है कि हम मार्च के बाद अगर इसका अवधि बढ़ती है तो हम जनता के साथ मिलकर आंदोलन बनाएंगे। अभी हमने पुनः स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का यहाँ पर पुतला फूंका है। तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों विकास पर कम और बयानों पर चर्चा ज्यादा हो रही है। सोशल मीडिया पर बयान वीरों के ये बयान आजकल खूब वायरल हो रहे हैं, जिससे पहले प्रदेश का सियासी पारा अब चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद अब सुबोध उनियाल का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आजकल सुबोध उनियाल आ गए हैं। लेकिन क्या है ये पूरा मामला और इस मामले पर किन किन नेताओं के बयान आए हैं वो सुनिए। लग रहा है कि उत्तराखंड भाजपा को जैसे किसी की नजर लग गई हो। एक के बाद एक ऐसे प्रकरण आ रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जमकर किरकिरी हो रही है और इतनी के उत्तराखंड में आक्रोश और गुस्सा बढ़ते चले जा रहा है। पहले
प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के लोगों को, पहाड़ी समुदाय को सदन में खड़े होकर गाली दी। उसके बाद महेंद्र भट्ट का सड़क छाप वाला बयान आया, जिसमें राज्य आंदोलनकारी भूतपूर्व सैनिकों को और माताओं बहनों को वो सड़क छाप कहते हुए नजर आए। और अब सुबोध उनियाल का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड के युवा को हरामखोर नहीं बनाना है। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति इस तरह की भाषा शैली को स्वीकार्यता है? क्या इस तरह की भाषा शैली की किसी भी सभ्य समाज में या शुचिता वाली राजनीति में कोई जगह है? आप देख लीजिए कि प्रदेश के अंदर कोई भी अपराध हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं तो उसमें भाजपा के नेता, अगर भर्ती घोटाले हो रहे हैं तो उसमें भाजपा के नेता, और अब यदि बदजुबानी हो रही है, बड़बोलापन और बदतमीजी हो रही है तो उसमें भाजपा के नेता अव्वल नजर आ रहे हैं। ऐसे में अपनी ही की पार्टी की किरकिरी कराते हुए ये दिग्गज महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुबोध उनियाल काबीना मंत्री हैं, प्रेमचंद अग्रवाल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष होने के साथ साथ काबीना मंत्री थे, और ये सब अपनी बदजुबानियों के लिए आज सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह की राजनीति, इस तरह की गाली गलौज, इस तरह की भाषा शैली की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और ये जनता जनार्दनी है जो सामाजिक कार्यकर्ताओं को जनप्रतिनिधि के रूप में सत्ता में बिठाती है, तो यही जनता है जो उनके कार्यों का मूल्यांकन भी करती है। प्रत्येक 5 साल में जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि जनता नेताओं के कामकाज को, उनके व्यवहार को लगातार उनको मॉनिटरिंग करती है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि सभी को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और हमारा उत्तराखंड तो देवभूमि है, तपोभूमि है, तो इसमें शांति बनी रहे, समाज के बीच में सौहार्द बना रहे, आपसे हमारा प्रेम बना रहे, इसके लिए सभी की जिम्मेदारी ये बनती है, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, यहाँ के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। तो कांग्रेस को भी सुना आपने और बीजेपी को भी सुना आपने कि बयानों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि समाचार में एक बार फिर स्वागत। खबरों के रुख करते हैं। खबर मैंगलोर से आ रही है, जहां बड़े मदरसे में जुम्मे के बाद आज उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टीम पहुंची और वहां मौजूद मुस्लिम वर्ग के लोगों से बातचीत की और भिक्षा के बदले शिक्षा प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार जिले में उत्तराखंड पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं, जो गरीब बच्चों को नशे और भीख की लत से निकालने का प्रयास कर रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाएं। अगर दाखिले में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कॉल करके समस्या की बताएं, ताकि उसका निदान किया जा सके। वहीं इस मौके पर मदरसे के मुफ्ती कासमी ने भी उत्तराखंड पुलिस के इस कार्य की सराहना की और कहा कि कुरान में मौजूद आयत करीमा में भी पढ़ने को लेकर जिक्र किया गया है, इसलिए मुसलमानों को भी पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। इसका एक मुहिम चली है ऑपरेशन मुक्ति। इसका जो शीर्षक है वो है भिक्षा नहीं शिक्षा दे, अर्थात उन बच्चों को उत्तराखंड पुलिस शिक्षा की ओर प्रेरित कर, और शिक्षा से जो वंचित रह जाता है वर्ग, वो बच्चे जो कूड़ा बीनते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना, उनका एडमिशन कराना, ये प्रमुख उद्देश्य हमारा उत्तराखंड पुलिस का है। इसमें जनपद हरिद्वार की जो टीम है, अब तक 2019 से अब तक के हमारे जो एडमिशन कराए हुए बच्चे हैं 511 बच्चे अभी वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और उसमें इस साल का जो हमारा आंकड़ा है 206 बच्चों को हमने चिन्हित किया है, जिसमें से हमारे 111 बच्चों का अभी तक हमने एडमिशन, जो स्थानीय है नजदीकी, उनके एडमिशन करा दिया जा रहा है। और ये दूसरा जो फेस हमारा है, चूंकि 15 दिन तक हमारा सत्यापन का था और 15 दिन के बाद एडमिशन, और उसके साथ साथ हमारा जागरूक गोष्ठी का था। जागरूक गोष्ठी हमारी यही रहेगी, क्योंकि इस मिशन को सक्सेस बनाने के लिए एक आम जनमानस का जो सहयोग है वो महत्वपूर्ण है। चूंकि बाल भिक्षावृत्ति वहीं बढ़ रही है जो समाज से हमारे जो बाल भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ऑपरेशन जा रहा है, ऑपरेशन मुक्ति, भिक्षा नहीं शिक्षा। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो शिक्षा से महरूम है, वंचित हैं, उनको शिक्षा दिलाई जाए और ऐसी सी धार्मिक जगह पे जाया जाए, मदरसे हों या धर्मशाला हों, जहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाए, सचेत किया जाए। और जागरूक सचेत करने के उद्देश्य से ही हमारी टीम जो है आई है। हमारे हरिद्वार जनपद में 4 टीमें लगी हैं और इनमें से एक टीम है। और सबसे ज्यादा हमारा जो सहयोग है 2019 से, इसको लेकर हमारे कांस्टेबल मुकेश बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं।
तो वहीं 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसे लेकर आरटीओ प्रशासन और चारधाम के परिवहन नोडल अधिकारी सुनील शर्मा की अध्यक्षता में वाहन संचालकों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में सुनील शर्मा ने कहा कि सभी बस, टेम्पो ट्रैवलर और मैक्सी टैक्सी एंड टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटरों की बैठक की बुलाई गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाले चारधाम यात्रा में यात्रियों की अच्छी सुरक्षा और उचित दरों पर वाहन उपलब्ध हो, इसे सुनिश्चित किया गया है। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए हमने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़्यादातर काम हमारा पूरा कर लिया गया है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा सारे जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसायी हैं, चाहे वो बस ऑपरेटर हो, टेम्पो ट्रैवलर ऑपरेटर, मैक्सी टैक्सी ऑपरेटर या फिर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हों, उन सबको मिलाकर एक बैठक करी थी। और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाली चारधाम यात्रा में एक तो जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अच्छी, सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पर गाड़ियां उपलब्ध हो। दूसरा, उनके यात्रियों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, जो भी यात्री ये लोग टूर एंड ट्रैवल्स वाले लेकर आते हैं उनको पहले पूर्व में पंजीकृत करा के लेकर आए, ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जा सके। इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्टरों द्वारा ये हमसे लोगों से डिमांड करी गई है कि जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं उनके द्वारा लोकल पर ही सवारियां उठाई जाती हैं, जिससे उनको बिजनेस का नुकसान होता है। उसके लिए उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि 15 दिन का ही ग्रीन कार्ड इनको दिया जाए। तो वहीं आज इंडो नेपाल मेले की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीताम्बर जोशी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन रेंजर ग्राउंड में किया जाएगा। यह कार्यक्रम 21 मार्च यानी कि आज से लेकर 27 मार्च तक चलने वाला है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा, जिसे लेकर 50 लोग नेपाल के रहेंगे और 70 लोग देहरादून के होंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत और नेपाल के भाईचारे को आगे बढ़ाना है। से पहले भी रिक्वेस्ट किया, उत्तराखंड सरकार का जो इन होता है, एंट्री पॉइंट, प्रवेश द्वार बोलते हैं, वो हमारे कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट का महेंद्रनगर से शुरू होता है नेपाल छिड़ने के लिए उत्तराखंड का। उत्तराखंड और नेपाल कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है कि उत्तराखंड के बॉर्डर से सुदूर पश्चिम मीन करके वहाँ का सुदूर पश्चिम प्रदेश, जैसे ये उत्तराखंड प्रदेश है, हमारा नेपाल का सुदूर पश्चिम प्रदेश 7 प्रदेश है। सुदूर पश्चिम प्रदेश उत्तराखंड से सटा हुआ है। उसकी वेशभूषा, रहन सहन आपकी आएगी। जैसे मैं पीताम्बर जोशी हूँ, देहरादून में भी उत्तराखंड में जोशी मिलेगा आपको, वहाँ भट्ट मिलेगा, यहाँ भी भट्ट मिलेगा, वहाँ धामी मिलेगा, यहाँ सीएम धामी जी होंगे हमारे यहाँ। ये हमारा एक रहन सहन, भाईचारा पहले से हमारे पूर्वज एक आपस में मिले हुए हैं। एक हमारा सभी रहन सहन, वेशभूषा, सब चीज़ मिलता है यहाँ उत्तराखंड से। दूसरा, हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ ट्रेड फेयर करने का उद्देश्य क्या है कि हम उत्तराखंड पर्यटन प्रवर्धन कैसे करें, इस मायने में करते हैं कि हम यहाँ आज जो ट्रेड फेयर में आएंगे, नेपाल के 50 व्यवसायी लोग यहाँ पे आएंगे कम से कम हमारे यहाँ। वहीं देहरादून में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया प्रभारी सहित कई प्रवक्ता मौजूद रहे। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर रखा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 साल का कार्यकाल बेहद शानदार और बेमिसाल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि 3 साल पूरे होने पर बीजेपी सरकार और धामी सरकार मिलकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, ताकि जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाया जा सके। जो चीजें दी गई हैं, आप लोगों ने भू कानून को पढ़ा होगा। भू कानून में जो भी चीजें दी गई हैं वो सारे विषय उसमें लागू होंगे। जितनी भी चीजें, देखो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जो भू कानून बना है वो उत्तराखंड का भू कानून है। वो पर्टिकुलर हमने जो है कि कोई डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं बनाया है, लेकिन जितना उसमें जितने नॉर्म्स हैं वो सारे नॉर्म्स को हम लोग फॉलो करेंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे। अगर भविष्य में उसमें जनता की कोई और डिमांड होगी, कोई और चीज होगी, वो भी सरकारों में हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर सचिव निकिता खंडेलवाल ने आज नारसन ब्लॉक का दौरा किया, जहां पर उन्होंने हरचंदपुर निजामपुर गांव का निरीक्षण भी किया, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उन्हें निर्माणाधीन पानी की टंकी से होने वाली समस्याओं से ग्रामीणों ने अवगत कराया। इसे लेकर उन्होंने कहा कि जल्द इसमें सुधार किया जाएगा। और साथ ही साथ अपर सचिव ने ग्राम उत्थान परियोजना के अंतर्गत किसान
महिलाओं द्वारा फूलों की खेती करने वाली समूह की महिलाओं से भी मुलाकात की और परियोजनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी। तो वहीं तराई पश्चिमी डिवीजन से कुछ तस्वीरें सामने आई जो एक बड़ी लापरवाही की गवाही दे रही हैं। तस्वीरों में दिख रही एक नन्हा सा हाथी का बच्चा जो बीमार है, कमजोर है और दर्द से बेहाल है। उसके मुंह में गहरे घाव भी नजर आ रहे हैं। घाव देखकर अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि ये घाव काफी पुराने हैं। शायद इतने दिनों से ये ठीक से खाना और पानी भी इसे नसीब नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसका शरीर कमजोर हो गया है। हैरानी की बात तो यह है कि हाथी बीमार है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, किसके कंधे पे इसकी जिम्मेदारी है और इसे कौन है जो गंभीरता से लेगा और हाथी का इलाज करवाया जाएगा। वहीं वन विभाग को जैसे ही इसकी सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वन्य जीव चिकित्सक दल जिनके ऊपर इन मासूम जानवरों का इलाज करने की जिम्मेदारी थी, उनका रवैया चौंकाने वाला रहा। डॉक्टर आए, घाव देखा, लेकिन न तो कोई दवाई दी और न ही इलाज शुरू किया। सिर्फ एक घाव पर नजर डाली और बिना ठोस कदम उठाए वहां से वापस लौट गए। तो जिस तरीके से हाथी की ये दयनीय स्थिति देखने को मिल रही है, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं आज के समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और अब उत्तराखंड के परिवहन क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी बन रही हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के नेतृत्व में महिलाओं के लिए देहरादून में महिला सारथी योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके जरिए महिलाएं ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर के जरिए महिला सारथियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचा रही है। इस पायलट प्रोजेक्ट की प्रगति को 6 महीने देखने के बाद सरकार पूरे देश में ये योजना लागू कर सकती है। विजिलेंस कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत 156(3) के अंतर्गत दर्ज याचिका में राहत दी है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने विजिलेंस के शिकायत की थी, इस दौरान शपथ पत्र नहीं दिया था, जिसके चलते याचिका खारिज कर दी गई थी। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि गणेश जोशी पर केवल एक ही आरोप नहीं लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि गणेश जोशी और उनके विभाग पर हाईकोर्ट ने कहा है कि हार्टिकल्चर के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और यह मामला कोई छोटा मामला नहीं है। इस घोटाले का एक भाग हमारे विधानसभा रानीखेत से जुड़ा हुआ है, जिसके सीबीआई जांच करने बैठी है। तो आपको बता दें, हरिद्वार में अवैध मदरसों को लेकर सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जिसके तहत श्यामपुर में 2 अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। श्यामपुर थाना क्षेत्र के गुर्जर बस्ती में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध मदरसों को सील कर दिया। हरिद्वार के उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने सरकारी जमीन पर बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रही मदरसों पर ताला लटका दिया। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विवाद का कोई मामला ना बचे। बताया ये भी जा रहा है कि ये मदरसे बिना किसी आधिकारिक अनुमति के चल रहे थे। तो वहीं हरिद्वार के एसडीएम ने बताया, हरिद्वार में 2 अवैध मदरसों को सील किया गया है और उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जिनके तहत ये कार्रवाई की गई है। धामी सरकार का मदरसों के खिलाफ ये एक्शन, जिसे लेकर अब सरकार और प्रशासन दोनों काम कर रही है। अब तक 110 मदरसे बंद भी किए जा चुके हैं। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।